हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ रास्ता जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन अनुराग भदौरिया आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बिल्कुल नजदीक ही की विंडो में आपको शक्ति यादव जी नजर आ रहे हैं, आरजेडी के प्रमुख वक्ता और प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जेडीयू से नीरज सिंह साहब आपको नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ नेताओं में से एक में इनकी गिनती होती है। और इस वक्त आपको पंकज जी भी नजर आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बकायदा कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर संगीत रागी जी हमारे साथ संघ के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखने के लिए जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति यादव जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आज की तारीख में बड़ा सवाल यही है कि ये सामाजिक मसला है या सियासी खेल है, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा और आधार होता किसी की जिंदगी को तब्दील और बदल देने का, तो फिर बिहार में तो ये हो चुका है। अब तक कोई बदलाव और तब्दीली वहां क्यों नहीं दिखी है? सबसे पहले अपने डिबेट पूरी तौर पर महत्वपूर्ण विषय है। ये सवाल किसी एक जाति का नहीं है, ये सवाल है राष्ट्र के उन तमाम जातियों का जिन जातियों में लाचारी, बेबसी, गरीबी, गुर्बत है। उसका एक बार आकलन होनी चाहिए। वक्त चाहे कितनों बीत जाए, कैबिनेट के डिसीजन तो देवगौड़ा जी के शासनकाल में हुआ, सत्ता चली गई, फिर उसके बाद में जाति गणना हुई नहीं। फिर आकर करके मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस बात का निर्णय हुआ, बजट एलोकेशन भी हुआ, लेकिन जाति के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि सरकारें बदल गई थी। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां आई थी खुल करके, तो लोगों को लगा कि एक भयावह स्थिति है देश के अंदर में कि 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, 13% लोग ऐसे हैं जिनको एक कमरे रहने के लिए नसीब नहीं है, जो भीख मांग के खाते हैं, नाले साफ करते हैं। आखिर वो है कौन? इनके एक बार आकलन होना चाहिए। उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करने वाली वो कौन जातियों में है, एक बार इसकी आकलन हो जाना चाहिए कि जब शरीर के किसी लगता है कि मेरे शरीर दुर्बलता की स्थिति में है, तो एक बार उसका फुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फुल बॉडी, और स्कैन इस देश का होना चाहिए वो जाति गणना से कि किन वर्गों में, किन जातियों में हम नाम लगाते हैं। अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं। इसलिए एक सेकेंड, मैं अपने नाम के आगे जाति लगाते, सब लोग जाति लगाते हैं नाम के, उनकी पहचान टाइटल से हो जाती है कि वो कौन से हैं। तो इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, शादी ब्याह सब कुछ होता है, दिक्कत नहीं। तो जाति गणना होने के बाद जब स्थिति उत्पन्न जब आएगा, आकलन होगा, उसके आधार पर देश का अगर हम योजनाओं को आकार में तब्दीली लाएंगे तो एक सशक्त समाज होगा, तो सशक्त समाज होगा तो विकसित भारत होगा। तो इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक भाव तो आनी नहीं चाहिए। शक्ति जी, आप जो कह रहे हैं उससे किसी को कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहेगा नहीं शक्ति यादव ने एक भी शब्द गलत बोला है। बिल्कुल सही बोला है। लेकिन अब मेरा एकदम पॉइंटेड सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि जातियों को, और खासकर जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी से ताल्लुक रखने वाला वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उन सबको मौके मिलने चाहिए और इसीलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब पॉइंटेड सवाल है, मुझे बस इसका जवाब दीजिएगा। स्क्रीन पर सिर्फ यादव जी रहेंगे। मुझे ये बताइए, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में कितने लोग हैं जो सिर्फ यादव ना होकर ओबीसी की दूसरी जातियों से ताल्लुक रखते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम। कोयरी है, कोई कुर्मी है, कोई निषाद है, कोई कुशाद है, कोई मोची है, कोई ऐसा शख्स है जो आप मुझे बता सकते हैं? मतलब चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, या फिर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हो, बता दीजिए, मैं एक नाम बता दीजिए। नहीं, आपको शायद हमें लगता है कि आप तक नहीं पहुंचा है। उर्मिला ठाकुर नाई की बेटी है, मुन्नी रजक की बेटी है। शायद जानकारी अगर आप तक नहीं पहुंची है तो मुझे जो स्ट्रेंथ है हमारी पार्टी के अंदर में, उसमें हम लोगों ने सबका शीर्ष नेतृत्व की बात आपने कहा, जहाँ पार्टी विचार नेतृत्व की चर्चा आप करते हैं, विचारधारा को लेकर के जो कोई व्यक्ति चलता है तो विचारधारा से सर्वोपरि विचारधारा होती है और उस विचारधारा के तहत इन निर्णयों को स्थापित की जाती है। नाम रहने मात्र से, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि वतन पिछड़ा है लेकिन इसके खिलाफ हैं, तो सवाल उसका नाम बता दीजिए और आप कहिए कि देखिए हमने अपने घर में ओबीसी की तमाम जातियों को, घर मतलब मैं आरजेडी को आपका घर मान रही हूँ,
हमने तमाम जातियों को मौका दिया है और शीर्ष स्थान पर बिठाया हुआ है। आप मुझे एक नाम बता दीजिए। एक सेकंड। जब से आरजेडी बनी तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष या राज्यसभा सांसद, राज्यसभा लोकसभा तो चलिए मैं कह रही हूँ जनता चुनती है। एक आपको मैं एक एक करके नाम बताता हूं। हाँ बताइए। भारत सरकार के मंत्री के रूप में कैप्टन जय नारायण निषाद को पहली मौका मिला। शायद इसकी जानकारी है या नहीं है, नहीं जानता। हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे यहाँ भंडारी जी जो निषाद थे, रामदेव भंडारी, प्रोफेसर रामदेव भंडारी जो निषाद परिवार से आते थे। हमारे यहाँ सुनिए पुनेसर मंडल जो मिट्टी कट्टी वाले से थे। हमारी जो अनीता देवी जो मंत्री थी बिहार सरकार में, वो नूनिया जाति से थी। सर वैसे तो फिर हमारे यहाँ फिर इस वक्त की जो सरकार है बीजेपी भी गिनवा देगी। अरे शक्ति जी फिर तो बीजेपी भी गिनवा देगी कि हमारे यहाँ पर फला ये है, 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 और आपसे ज्यादा उनकी संख्या होगी। फिर आप इसको मैं बस ये कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ कि घर से शुरुआत होती है। आपने ये मैं देख रही हूँ बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार जो है 17.7% मुसलमान है ना, 17.70% मुसलमान है, लेकिन केवल एक राज्यसभा सांसद आपने मुसलमान का भेजा है। ठीक है, उसके लिए सब थैंक यू आपको। फैयाज अहमद को भेज दिया। एक सेकंड, 14.26%। किसने कहा किया सर? मैं आज अभी की बात कर रही हूँ ना। 14% के लगभग जो है वो यादव हैं आपकी जातिगत जनगणना में। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को अगर मैं एक एवरेज के हिसाब से निकाल लूं तो 70% आपके यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व पर कब्जा किया हुआ है, उन सीटों पर, उन पदों पर यादवों ने। तो फिर मत कहिएगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, हमको लगता है कि किसी ने नैरेटिव आपको सेट करके दिया, बताया है। मैं आपको पूरी बताता हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार विधानसभा में थे। प्रोफेसर गुलाम गौस, हमारे यहाँ गुलाम गौस जो थे वो भी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में थे। जानकारी बता देता हूँ। अभी हाल ही में सुनिए, नहीं सुन लीजिए, हाई की बात सुनिए ना, हाई की बात बता रहा हूँ ना। राज्यसभा के अंदर में हमारे जो सदस्यों की संख्या है, आप उसको एक एक करके गिन लीजिए ना। हमारे यहाँ बनिया भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, एकदम सही कह रहे हैं, भूमिहार भी है, भूमिहार है, हमारे यहाँ हर जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और परिषद में आइए, सुनिए ना। एक सेकंड शक्ति जी प्लीज, मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। मैं मान रही हूँ आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम भी है, वैश्य भी है, भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है। शक्ति जी सबको अवसर लेकिन मैं कह रही हूँ यादव तो आपके यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद भी और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा भी है। तो राज्यसभा में आप किसी निषाद को भेज देते ना, कुशाब को भेज देते, किसी कोयरी को भेज देते, किसी कुर्मी को भेज देते ना। किसी ने रोका था आपको? अरे भाई, तो मेरे यहाँ तो हर जाति के बार जो अवसर रहते हैं उतना ही मिलते हैं, एक दो संख्या मिलती है, उसी के आधार पर हर वर्गों को ठीक है। आपके यहाँ पर इफन बट है ना, इफन बट, लेकिन आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ शक्ति जी, मैं पूरा मौका दूंगी आपको। नहीं, शुरुआत के 6 मिनट हमने सिर्फ इसी मसले पर बहस की है। जाति गणना का मामला सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ की बात आप कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर जातिगत जनगणना ही आधार है, लेट्स बिगिन सर, ओपन कर देती हूँ मैं डिबेट। अगर जाति